बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। और नाम से पता लग रहा प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मेसी किस तरह से बचा रही है आपको। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, पॉपुलेशन लेवल पर किस तरह से फार्मेसी काम आती है। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, पॉपुलेशन लेवल पर किस तरह से फार्मेसी काम आती है, किस तरह से ये मदद करती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी। हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, ये सब देखा था। हेल्दी क्यों रहना जरूरी है, हेल्दी रहोगे तो काम अच्छे से करोगे, हेल्दी रहोगे तो ज्यादा जियोगे, हेल्दी रहोगे तो मूड खुश रहेगा, मूड खुश रहेगा तो काम अच्छा होगा। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और हेल्दी होने का मतलब भी हमने देखा था कि जो बंदा फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली स्टेबल होता है ना, उसे ही हम सही मायने में क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं। साथ ही साथ हेल्दी में हमने एक चीज और देखी थी, एब्सेंस ऑफ डिजीज। किसी भी तरह की कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेल्दी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज, और जो बंदा फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली स्टेबल होता है उसे हेल्दी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका डिजीज। तो डिजीज का मतलब सीधा सा है, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, एक होता है जेनेटिक। ऐसे करते करते कई तरह की डिजीजेस होती है। हमने देखा था कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस देखी थी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया था। अब आज के इस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है जिसका नाम है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। देखो, ये हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको हेल्थ एजुकेशन रहेगी तब आपको पता रहेगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। क्योंकि आपको आपकी हेल्थ का पता रहेगा। आपको पता रहेगा कि यार मैं बीमार हो गया हूं तो मुझे क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? ये हेल्थ एजुकेशन बताती है। अगर मुझे बुखार हो गया तो क्या मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, क्या मैं ठंडी जगह घूमने जाऊंगा, क्या मैं गोली दवाई नहीं लूंगा? ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। अगर मुझे बुखार हो गया तो मैं विक्स लगाऊंगा, मैं टेबलेट प्रॉपर टाइम से लूंगा, मैं लाइट इन वेट खाना खाऊंगा, मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। ये सारी बातें मुझे पता है। ये मुझे कहाँ से पता है? ये मुझे हेल्थ एजुकेशन से पता है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है अगर आपको जिंदा रहना है तो। पर यह बात ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास हेल्थ एजुकेशन की, क्योंकि गलत याद रखोगे, गलत करोगे तो जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हेल्थ एजुकेशन को डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। उसके बाद देखेंगे फूड क्या होता है। देखो, फूड का सीधा सा मतलब है जो भी एडिबल सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए कुछ खाने का सब्सटेंस है, जो भी एडिबल सब्सटेंस होता है उसे हम फूड कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फूड को किससे रिलेट करेंगे? न्यूट्रिशन से, कि भैया अगर हम अच्छा फूड लेंगे मतलब हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सर कैसे बोल रहे हो, समझाओ थोड़ा। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पर फूड है ना, तो आपको पता है मैं क्या हूं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं तो मुझे जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा। तो जब मैं प्रॉपर डाइट लूंगा, प्रॉपर जब मैं खाना खाऊंगा, तो उससे मेरी पूरी बॉडी चलेगी। मेरी हर सेल को एटीपी चाहिए, मेरे हर सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। और एटीपी किससे मिलेगा? फूड से मिलेगा, जो भी डाइट में ले रहा हूं उससे मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, जो तुम खाओगे वैसा निकलेगा। सीधा सा है कि भैया अगर मैं जंक फूड खाता रहूंगा, फास्ट फूड खाता रहूंगा, तो मैं ओबेसिटी की तरफ जाऊंगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब होती रहेगी, है ना। तो जो तुम खाते हो वैसा तुम दिखते हो, सीधी सी बात यह है। अब देखो, मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए, फाइबर प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए, मिनरल प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन प्रॉपर होना चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीजें मेरी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में होनी ही चाहिए। अगर मैं बात करूं इन सब को, अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं, तो अगर मैं इसे कैटेगराइज करूं तो मैं इसे किस तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं? मैं इसे कैटेगराइज कर सकता हूं मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बिहाफ पर। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि जो अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि जो हमें कम चाहिए होता है, हमारी डाइट में जो कम चाहिए, जैसे विटामिन, मिनरल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्लियर है? आगे देखो, उसके बाद देखते हैं कि फूड जो है हेल्थ, अरे यार जरूरी है, रिलेशन इसका तो बहुत जरूरी है। अगर मैं हेल्दी रहना चाहता हूं तो मैं अच्छा खाना खाऊंगा, सीधी सी बात है। अगर मैं रोज एप्पल खाऊंगा, एन एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे, सीधी सी बात है, ये तुम्हें भी पता है, बचपन से सुन रहे हो। अगर मैं रोज बर्गर खाऊंगा तो फिर मैं रोज अस्पताल में मिलूंगा, यहाँ पे नहीं तुम्हारे सामने। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस डाइट, इसको भी डिटेल स्टडी करेंगे। देखो बैलेंस डाइट बहुत ही जरूरी होती है। बैलेंस डाइट का मतलब है प्रॉपर अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रॉपर अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये दोनों चीजें जरूरी है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो गया? विटामिन, मिनरल। विटामिन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के, कई तरह के विटामिन होते हैं, है ना। फिर आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, फिर आता है विटामिन डेफिशिएंसी, फिर आता है मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, इन तीनों चीजों को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसमें एक फीचर था, वो फीचर से हम समझते हैं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। पार्टीशन और थ्री पार्टीशन, क्या ये थ्री पार्टीशन आपको विजिबल होने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल हो गए। थ्री पार्टीशन मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, 1 2 3, तीनों विजिबल हो गए। तो हम तीनों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ हमारे पास क्या था? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना। फिर क्या था? विटामिन की डेफिशिएंसी होना। और इस साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास था वो कावाशेक्योर वाली बीमारी थी, मतलब उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो डेफिशिएंसी हो रही है इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं आपको बता रहा हूं। विटामिन की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से। देखो जो भी मैं खाना खा रहा हूं, सपोज यहां पर मेरा खाना रखा हुआ है, और जो भी मैं खाना खा रहा हूं, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं है, प्रोटीन सही से नहीं है, विटामिन सही से नहीं है, ठीक है, वो एक प्रॉपर डाइट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं मेरा ये खाना है जो है न्यूट्रिशन वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ऐसा खाना खा रहा हूं जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम है, जिसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या मुझे न्यूट्रिशन लगेगा? नहीं आएगा, न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में आएगा ही नहीं। बॉडी में आएगा नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मेरी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाएगी, मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ये बात तो ठीक है सर, सीधी सी बात है कि अगर मैं खाना सही से नहीं खा पा रहा या मेरी डाइट प्रॉपर नहीं है तो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। अब एक कंडीशन और, मान लो इस बार तुम्हारे बाबू ने अच्छे से खाना खाया। सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने प्रॉपर भर भर के न्यूट्रिशन लिया, भर भर के न्यूट्रिशन लिया कि आज तुम खाओ, आज मेरी तरफ से पार्टी, भर भर के न्यूट्रिशन लो। अगर तुम अच्छे से खाना खा रहे हो फिर भी तुम्हारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, ऐसा क्यों? सर यार न्यूट्रिशन वाली डाइट है, हम अच्छे से खा रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इस न्यूट्रिशन का या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या तुम्हारी बॉडी में इस न्यूट्रिशन का या डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा। जब एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? न्यूट्रिशन खा तो रहे हो पर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो इन दोनों ही कंडीशन में, एक कंडीशन में तो न्यूट्रिशन है ही नहीं, डाइट में कम है, और एक कंडीशन में जब डाइट में न्यूट्रिशन है फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, तो दोनों ही कंडीशन में ये जो बंदे खड़े हैं ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंट बंदे हैं। दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ही बंदे कैसे हैं? न्यूट्रिशन डेफिशिएंट बंदे हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। उसके बाद विटामिन की डेफिशिएंसी, एज यू नो वेरी वेल कि विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, है ना, डी, ई, के, कई तरह के विटामिन होते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर सोल्यूबल विटामिन की, ऐसे विटामिन और ऐसे विटामिन, विटामिन ज्यादा सेक्सी लगता है, ऐसे विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो कौन है? वो है विटामिन बी, विटामिन सी।
अब मेरा सवाल आपसे कि किस तरह के विटामिन को, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं ए, डी, ई, के, है ना, और वाटर सोल्यूबल में आते हैं बी और सी। तो कौन से विटामिन को डेली बेसिस पे लेना चाहिए? सर हम कैसे बता दें, आपने तो पढ़ा ही नहीं। देखो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। विटामिन वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? सर बी और सी वाले। तो ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल हैं वो रोज यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, बॉडी से निकल जाएंगे। तो इस तरह के विटामिन को आपको डेली लेना पड़ता है, विटामिन बी और सी, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर के साथ, मतलब यूरिन फॉर्मेशन के साथ, यूरिन के साथ आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये बॉडी से निकल जाएंगे, तो बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी। तो ऐसे कौन से विटामिन होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें लेने होते हैं? वो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। और जब इनकी कमी हो जाती है तो हम बोलेंगे विटामिन डिफिशियंसी हो गई। और विटामिन डिफिशियंसी होने से कई तरह की प्रॉब्लम आती है, कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग सिम्टम है, जैसे विटामिन ए कम हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, बी, सी, डी, ई, तरह तरह के विटामिन है, ठीक है। तो जो विटामिन की कमी होती है उस अकॉर्डिंग सिम्टम्स आ जाते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्लियर हो गया, विटामिन डेफिशिएंसी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है कि जो मेल न्यूट्रिशन था, एक सेकेंड, यहाँ पे भी कलर चेंज कर ही रहते हैं, अच्छा कलर लेते हैं। जो मेल न्यूट्रिशन था, मतलब कि जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, उसको किस तरह से हम सही करेंगे? बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि जिसको न्यूट्रिशन की कमी है, जो बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म है बेचारा, है देखो बिल्कुल ही खत्म है, जी रहा है, कैसे जी रहा है, सांस ले रहा है बस, है ना, ये इतना सा है, खत्म सा है। अब इसको क्या करना है? इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? इसको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी डाइट प्रॉपर करेंगे। सर एक बात बताओ, ये बेचारा इतना कमजोर क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके है पॉवर्टी, गरीबी, और गरीबी है तो ये क्या अफोर्ड कर पाएगा? क्या कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बीमारी देखने को मिलती है, जैसे क्वेशिकोर, मैरेस्मस, अलग अलग तरह के नाम होते हैं, ठीक है। ये सब मेल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से होते हैं। और इनको प्रिवेंट करने के लिए सीधी सी बात है, इनको अच्छे से बैलेंस डाइट दो। ये बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये हो गया विटामिन डेफिशिएंसी, ये हो गया आपका मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। क्लियर? चलें वापस? चलो आ गए वापस। देखो डिफरेंशिएशन अब बढ़ गया ना, डिफरेंशिएशन। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सोशल एजुकेशन की 2 नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मजा आ रहा है मेरे को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में। पहले हम पढ़ेंगे 2 नंबर की डेफिनेशन सभी चीज की, फिर चलेंगे आगे। चलो चलो चलो, हाँ जी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सोशल एजुकेशन की 2 नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हेल्थ एजुकेशन की 2 नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हेल्थ एजुकेशन क्यों जरूरी है 5 नंबर के हिसाब से भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिर पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, विटामिन हो गया आपका, फैट हो गया आपका, मिनरल हो गया, सब चीजें, ठीक है, प्रोटीन वगैरह सब कुछ। फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या होती है, कैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, फिर विटामिन की डेफिशिएंसी कैसे होती है, और कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होने से कौन से सिम्टम्स आते हैं। फिर मेल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जैसे क्वेशिक्योर हो गया, मेरेस्मस हो गया, ये जो बीमारियां होती है, इनको बीमारी तो नहीं कह सकते, ये जो कमियां हैं, मतलब हमारी बॉडी में सीधी सी बात है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लूंगा, प्रोटीन नहीं लूंगा, फैट नहीं लूंगा, विटामिन नहीं लूंगा, मिनरल नहीं लूंगा, तो मैं ये जितना हेल्दी दिख रहा हूँ उतना ही मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, है ना। मेरी बोन सही से ग्रो नहीं कर पाएंगी, मेरा कुछ भी काम सही से नहीं होगा, इवन स्पर्मेटोजेनेसिस भी सही से नहीं होगा। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस सही से करना है आगे इन फ्यूचर, तो काम आएगा ही ना तुम्हारे, तो उसके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर ले लेना, ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हारे गलती से मेल न्यूट्रिशन हो जाता है तो उसके प्रिवेंशन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसे लेक्चर आधा खत्म भी हो चुका है, फिर भी एक बार रीड तो करना है, तो रीड तो अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में रीड करेंगे, हर विटामिन को पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सोशल एजुकेशन क्या होता है। सोशल एजुकेशन इट इज अ कोर्स दैट फोकसेस ऑन स्टूडेंट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर आपको किसी स्टूडेंट का पर्सनल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट कराना है तो उसके लिए जरूरी है सोशल एजुकेशन। सो व्हाट इज सोशल एजुकेशन? ये सोशल को सो बोलने में आता है। So what is social education? Social education, it is a course that focuses on a student
पर्सनल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। किसी स्टूडेंट का पर्सनल डेवलपमेंट कराना है, किसी स्टूडेंट का सोशल डेवलपमेंट कराना है, तो उसके लिए जो कोर्स जरूरी होता है वो होता है सोशल एजुकेशन। यहाँ पर लिखा है सोशल एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन सोसाइटी। तरह तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं जो कि इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से काफी है। फिर भी यहाँ पर मैंने लिखा है कि सोसाइटी क्या होती है, क्योंकि 2 मार्क्स में कभी आ जाए सोसाइटी तो ए ग्रुप ऑफ, और वी कैन से ए ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय सेम ट्रेडिशन। एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आप बोल लो कम्युनिटी ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय अ सेम ट्रेडिशन। एक ही ट्रेडिशन के लोग वहां रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, फिर कंसेंसस है, कल्चर है, कन्फ्लिक्ट है, इनकी डेफिनेशन नहीं आती है, जितना आपको काम है उतना ही आप पढ़ो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सोशल एजुकेशन क्या होता है? सोशल एजुकेशन की डेफिनेशन देखी कि सोशल एजुकेशन इट इज अ कोर्स दैट फोकसेस ऑन अ स्टूडेंट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन सोसाइटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस टेक्स पार्ट इन सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन तो मैं आपको बोलकर बता सकता हूं हेल्थ एजुकेशन क्यों जरूरी है, हेल्थ एजुकेशन क्या होती। देखो, हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन होती है वो होती है हेल्थ एजुकेशन। सो व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रमोशनल एक्टिविटी। किसकी प्रमोशनल एक्टिविटी? हेल्थ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सबको प्रमोशन करती है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, अब ये हेल्थ एजुकेशन कहाँ कहाँ पर दी जाती है? स्कूल्स में दे देंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उनको दे देंगे, वर्क प्लेसेस पे दे देंगे, कम्युनिटीज में दे देंगे। तो हेल्थ एजुकेशन कहीं भी दी जा सकती है, स्कूल में, वर्क प्लेसेस में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज में, यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कम्युनिटी और इंडिविजुअल यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया आप यहां पे खड़े हो, और मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी विदाउट प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एड्स जो होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहले तो वो एक तो विदाउट प्रोटेक्शन से होता है, दूसरा मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स से होता है। सर क्या मजाक कर रहे हो? मल्टीपल छोड़ो, सिंगल भी हो तो दूर की बात है, साइंस वाले हम है ना। तो एड्स किससे फैलता है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर से फैलता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है एड्स। ठीक है, अभी आपको पता है, जब आपको पता है तो आप करोगे ही नहीं, सीधी सी बात है। जब आपको पता है तो आप करोगे ही नहीं, बहुत भोले हो आप, है ना। तो ये आपको पता है और आपने इस बात को अपनी खुद की प्रोटेक्शन में लिया कि नहीं नहीं भैया सर ने मना करा था, ऐसा नहीं करना, इससे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। देखो, अभी तक की सारी बातें तो तुमने मजाक में ली, टॉपिक समझ में आया, अच्छी बात है, बट अगर सच बताऊं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। HIV बहुत गंदा इन्फेक्शन है, तो इससे बिल्कुल ही दूर रहना, है ना। जिंदगी के 2 मिनट के सुख के चक्कर में जिंदगी ही खराब हो जाती है, तो प्लीज ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आया, हेल्थ एजुकेशन, है ना। तो यहां पर वही लिखा है कि जो भी हमने एजुकेशन दिया, अब कम्युनिटी क्या करेगी? कम्युनिटी और इंडिविजुअल उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। जैसा कि आपको पता है कि टाइफाइड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मलेरिया से कैसे बचना चाहिए, मलेरिया के सिम्टम क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। और जब आपको पता है तो आप खुद की प्रोटेक्शन करोगे, लोगों की प्रोटेक्शन करोगे, लोगों को बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मेक पीपल अवेयर अबाउट हेल्थ रिलेटेड इशू, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बहुत ही बच्चे वाली चीज है कि हेल्थ एजुकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको नॉलेज है तो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, सर ये क्या होता है? मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, डेथ रेशियो और बीमार होने का रेशियो, ये दोनों कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे हेल्थ एजुकेशन है, मुझे पता है, तो मैं बीमार हो पाऊंगा क्या? नहीं हो पाऊंगा। मुझे पता है मच्छर से मलेरिया होता है, दूर, है ना, नहीं हो पाऊंगा। इन केस अगर मुझे मच्छर ने बाइट कर लिया, मुझे मलेरिया हो भी गया, तो मुझे प्रिवेंशन भी पता है, मुझे ट्रीटमेंट भी पता है, तो मैं बच जाऊंगा। दिस इज हेल्थ एजुकेशन, दिस इज द पावर ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है,
तो हेल्थ एजुकेशन होने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आप जल्दी नहीं मरोगे, बहुत टाइम बाद मरोगे, क्योंकि आपको पता है कि जिंदा कैसे रहना है। रिड्यूस हो जाएगा मोर्टिलिटी रेट, मरने की रेट रिड्यूस हो जाएगी, मॉर्बिडिटी रेट भी रिड्यूस हो जाएगी, बीमार होने की रेट भी रिड्यूस हो जाएगी। हेल्थ एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, आप खुद के डिसीजन ले सकते हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेशन इन हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और अगर आपको सारी बातें पता होती है और अगर आपको और भी चीजें जाननी होती है तो आप हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेशन लोगे, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए ये प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, मोटिवेशन, लर्निंग बाय डूइंग, इंटरेस्ट वगैरह, पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी लीडर्स। अब प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन सिर्फ आपको नाम याद रखना है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन जनरली तो 2 मार्क्स में आता है, फिर भी अगर 5 में आता है तो ये सारी बातें बतानी है, हेल्थ एजुकेशन क्यों जरूरी है वो बताना है, और ये प्रिंसिपल्स लिख के आ जाने। जैसे एक समझा के दिखा देता हूँ प्रिंसिपल्स में, जैसे इंटरेस्ट है, तो जो भी आपका हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक होता है ना, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं, ये मत बोलना सर सेमेस्टर में पास होना है इसलिए, आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए आगे फार्मेसी की, काम आएगा ना। ठीक है, तो मेरे जितने भी टॉपिक है वो सारे इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो वही बात आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग होगी तभी सामने वाला सुनेगा, वरना किसको क्या है। चलो नेक्स्ट है आपका फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब देखो फूड इज एनी सब्सटेंस, फूड क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं फूड क्या होता है तो ये तो आपको पता है कि सर क्या मजाक कर रहे हो, जो एडिबल सब्सटेंस है जिसे हम खा सकते हैं वो फूड है ना। तो फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, एनिमल और फंगल ओरिजिन। फूड क्या हो सकता है, या तो प्लांट से ऑब्टेंड है, एनिमल से, या फिर फंगल ओरिजिन है ना। यहाँ पे लिखा है देखो मैंने, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये फूड ले रहा है, क्यों ले रहा है फूड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, और ये फूड जो है कौन सा ओरिजिन का है, प्लांट, फंगल या एनिमल ओरिजिन। क्लियर है, तो हम फूड क्यों खाते हैं, ये मत बोलना सर भूख लगती है इसलिए हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी सारी चीजें पूरी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हाँ पूरा हो गया, फाइबर ठीक है, विटामिन ठीक है, मिनरल ठीक है, प्रोटीन ठीक है, फाइबर वगैरह सब कुछ हमने ले लिया। तो यहाँ पे लिखा भी है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब कुछ हमें चाहिए होता है, और इन पूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं। तो कोई ये नहीं बोलेगा सर भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, पर बच्चे लोग ना गलत लिख देते हैं न्यूट्रिशन का मतलब। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आई रिपीट, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। मतलब कि मैं ऑर्गेनिज्म हूं, मुझे फूड लेना है ना, तो फूड किस प्रोसेस से लूंगा, न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आई रिपीट इट इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट्स इट्स लाइफ। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिज्म विथ न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, पढ़ा है ना मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बाई पास मेटाबॉलिज्म, याद आ रहा है ना कुछ, तो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो भी जरूरत की चीजें है वो हमारी बॉडी में टूटती है, बनती है, सब कैसे होता है, खाने से ही तो होता है, खाना खाओगे जब भी तो होगा। चलो फिर यहाँ पर आपको हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है, मजाक मस्ती हो रही है, हेल्थ आपको पता ही है कि जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग हो, साथ ही साथ जिसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, जो इमोशनली स्टेबल हो, वो हेल्दी है। मतलब सर सीधा सा कह दो कि आज की तारीख में कोई हेल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, फूड के बारे में बता रखा है, द फूड दैट वी ईट इज यूटिलाइज इन द बॉडी एंड द एसिमिलेटेड सब्सटेंस इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू। सर क्या बोला आपने, बताता हूं कि जो भी फूड हम खा रहे हैं ना, जो भी फूड हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है। आई रिपीट, जो भी फूड हम खा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी जो भी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उन सारे फंक्शन को परफॉर्म भी करवाता है। तो यहाँ पे लिखा है द फूड दैट वी ईट इज यूटिलाइज इन द बॉडी, जो भी खाना हमने खाया वो हमारी बॉडी में जाके यूटिलाइज होगा, एंड द एसिमिलेटेड सब्सटेंस, मतलब कि
जो न्यूट्रिएंट हम खा रहे हैं ना उसी को बोल रहे हैं। जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब भी होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, तो उसी के लिए लिखा है एसिमिलेटेड सब्सटेंस, मतलब कि जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब भी होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, और उसके बाद वो काम आता है हमारी ग्रोथ के लिए और टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है? The health of a person depends on the type of quantity of food stuff he chooses to make his diet. सीधी सी बात है, जो खाना मैं खाऊंगा वैसी मेरी हेल्थ होगी। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। अब देखो दो डेफिनेशन हो गई, ये हो गया न्यूट्रिएंट और इससे पहले क्या देखा था? न्यूट्रिशन। सो आई रिपीट, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। Nutrition is a process. And what is nutrient? Nutrient are defined as the constituent of food. जो food में constituent होते हैं ना उसे कहते हैं nutrient. फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट सर, अरे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल वगैरह वगैरह, ठीक है, फाइबर वगैरह। तो न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड विच हेल्प अस टू मेंटेन अवर बॉडी फंक्शन, टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अवर ऑर्गन। सीधी सी बात है। अब ये बात क्लियर हो गई ना, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? हमारे फूड में प्रेजेंट हुए कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे जो फूड में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जैसे कि विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च, प्रोटीन वगैरह वगैरह, फाइबर, तो वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और हमारे ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहे। न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स दो तरह से यहाँ पे आपको बता रखे हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का सीधा सा एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और नाम से पता लग रहा, मैक्रो मतलब ये वाले न्यूट्रिएंट जो है ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। इंक्रीजिंग का साइन लगाया मतलब कि ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। वहीं अगर बात करूं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इस तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी में कम चाहिए होते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप बोल देना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा चाहिए होते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। आई रिपीट, मैक्रोन्यूट्रिएंट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी नीडेड इन ग्राम्स पर डे। हमें ग्राम में चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं और बात करूं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें ग्राम में नहीं चाहिए होते, वो हमें मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। तो ये फर्क याद रखना। मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्या है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ग्राम्स में चाहिए होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, फाइबर हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर भी आ गया। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें आता है विटामिन और मिनरल, ठीक है, विटामिन और मिनरल। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये मिलीग्राम में रिक्वायर्ड होते हैं। मिलीग्राम मतलब कम चाहिए होते हैं, नाम से पता लग रहा है, माइक्रो का मतलब कम रिक्वायर्ड है। चलिए, तो यहां पर आपको विटामिन दे रखे हैं जैसे ए, डी, ई, के। तो मैंने बोला था ना, ए, डी, ई, के इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? बी और सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन बी और विटामिन सी। फिर आता है आपका मैक्रो मिनरल, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। फिर आते हैं कुछ ट्रेस मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीज, ये सब होते हैं ट्रेस मिनरल। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। वापस रिपीट कर देता हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ग्राम्स पर डे में चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, विटामिन और मिनरल एसेंशियल टू मेंटेन हेल्थ, पर ये मिलीग्राम में चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल दे देना, वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल दे देना। फिर बता देना मैक्रो मिनरल क्या होता है। मैक्रो मिनरल जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम। ट्रेस मिनरल जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम और मैग्नीज, ठीक है। आगे चलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट आ गया। सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, फिर फैट को देखेंगे, फिर प्रोटीन को देखेंगे, फिर वाटर का देखेंगे। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब 2 मिनट में सांस ले लेता हूँ, तब तक किसी को कोई डाउट है तो वीडियो पीछे करके देख लो, वरना फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ने वाले हम। मैक्रोन्यूट्रिएंट हमें पता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिखा भी है कार्बोहाइड्रेट आर द
मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर आपको लिखा है मेजर पार्ट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज एनर्जी एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, स्टार्च और फाइबर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर पार्ट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है ना, वो और कोई नहीं, अगर ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेजर पार्ट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज, ताकि उसे हम बाद में काम में ले सके। जैसे मान लो मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, पर शाम को मैं नहीं खा पाऊंगा, किसी भी कारण से मेरे को कोई ट्रैवल करना है या कुछ भी रीजन है, मैं सो गया, मैंने नहीं खाया, तो उस कंडीशन में मेरी बॉडी जो है उसको यूज ले लेगी। सर ठीक है, पर बॉडी उसे स्टोर कैसे करेगी? बॉडी उसे स्टोर करती है शुगर की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट, व्हेन इन एक्सेस इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एज ए ग्लाइकोजन। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, आपने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, तो फाइनली किस में स्टोर हो जाएगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर। इसके अंदर, लीवर के अंदर। बहुत ही कॉमन और सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर पार्ट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द बॉडी। इसको लेटर यूज के लिए हम स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में? शुगर, स्टार्च और फाइबर की फॉर्म में। पर जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट जो है ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फैट ऑक्सीडेशन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। देखो, प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो जाता है और फैट के ऑक्सीडेशन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मेन सोर्स होता है, मेजर पार्ट ऑफ स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड होता है शुगर, स्टार्च, फाइबर की फॉर्म में, एक्सेस होता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में, साथ ही साथ फैट का ऑक्सीडेशन कराता है, प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फैट पर। यूज्ड इन मेकिंग स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन। हार्मोन को बनाने में, स्टेरॉइड्स को बनाने में ये काम आता है आपका फैट। ठीक है, साथ साथ रफ भी करते चलते हैं। पेट का क्लियर हुआ, किस में काम आता है? स्टेरॉइड्स को बनाने में और हार्मोन को बनाने में। सर्व एज अ सॉल्वेंट्स फॉर हार्मोन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। एक तरह से किसकी तरह काम आता है? सर्व एज अ सॉल्वेंट, हॉर्मोन्स के लिए और फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं सर? ADE, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और जो हार्मोन होते हैं उनके लिए एज ए सॉल्वेंट काम आता है फैट। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ, फैट जो है स्टेरॉइड बनाने का काम आ रहा है, हार्मोन बनाने का काम आ रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम आ रहा है हार्मोन के लिए और फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है हैव द हाईएस्ट कैलोरी कंटेंट एंड प्रोवाइड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न। देखो, जब भी फैट बर्न होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है और फैट में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। तो फैट हैव द हाईएस्ट कैलोरिक कंटेंट एंड प्रोवाइड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज बर्न। जब भी फैट बर्न होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है। ये तो आपको पता ही है, जिम वाले बंदों को तो पता ही होता है कि फैट को बर्न करना, एनर्जी रिलीज होगी। सही। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड इज बर्न व्हेन द बॉडी इज रन आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वो एक्स्ट्रा फैट जो है बॉडी में स्टोर हो जाता है। लिखा है देखो, एक्स्ट्रा फैट जो होता है बॉडी में स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, और जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तब जाके ये एक्स्ट्रा फैट जो है खत्म होता है। तो ये जो मोटापा है, मेरा भी ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूं मैं, मेरे को क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर देना। कार्बोहाइड्रेट नहीं लूंगा तो ये फैट जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दूंगा, वो भी जरूरी है। ठीक है, ये ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए बीच में लिखा हुआ है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है लार्जर क्वांटिटी में चाहिए, ग्राम में चाहिए, वो हमने पहले देख लिया आगे, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पता है। साथ ही साथ वाटर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर ये जो फैट है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, ये सारे क्या हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पर यहाँ पर वाटर भी लिखा हुआ है, तो क्या वाटर एनर्जी प्रोवाइड करता है? नहीं, वाटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखो, दे नॉर्मली इंक्लूड वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जनरली ये क्या इंक्लूड करते हैं? वाटर इंक्लूड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करते हैं, फैट इंक्लूड करते हैं, प्रोटीन इंक्लूड करते हैं। पर एक्सेप्ट वाटर, पानी को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है,
अब देखो प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, पता है ना सभी को प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब तो 8th सेमेस्टर में आ गया, अब तो ये सारी बातें पता होगी, बहुत ही जनरल बातें हैं कि अमीनो एसिड जो है आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड अमीनो एसिड। अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहला सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा लास्ट टू बी यूज्ड ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखो जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फैट खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, जब बॉडी की बहुत ही भूखी, एकदम भूखमरी कंडीशन आ जाती है, स्टारवेशन वाली कंडीशन आ जाती है कि अब तो क्या करें, अब तो परेशान हो गए, अब तो भगवान ही बचाए, अब कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो सबसे लास्ट, सबसे स्टारवेशन वाली कंडीशन में प्रोटीन अपने आप को डिग्रेड करता है। तो यहाँ पे लिखा है लास्ट टू बी यूज्ड ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट। जब सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट खत्म हो जाए तब प्रोटीन की बारी, जो 20-20, 21-21 दिन तक अनशन करते हैं ना, तब चालू होता है हाँ कि भैया प्रोटीन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर स्टारवेशन लिखा है ना, देखो द मसल इन द बॉडी दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मसल वेस्टिंग। अब देखो जब अगर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, 3 महीने हो गए, 3 महीने में मेरा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, मेरा फैट खत्म हो गया, मेरी बॉडी का वाटर कंटेंट खत्म होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बनता है प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है। अब ये प्रोटीन का है मेरी मसल में, तो मेरी मसल से प्रोटीन निकलेगा और मेरी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मसल का वेस्टिंग हो रहा है, मसल खत्म होती जाएगी, ठीक है। फिर आता है वाटर। जल ही जीवन है, इसके लिए मैं क्या बोलूं, जल तो बहुत जरूरी है ना। द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी फ्लूइड, ठीक है। द बॉडी नीड मोर वाटर एवरी डे देन एनी अदर न्यूट्रिएंट। किसी भी न्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं पानी की। द बॉडी नीड मोर वाटर एवरी डे देन अदर न्यूट्रिएंट। किसी भी न्यूट्रिएंट को नहीं, पानी की बात करो तो पानी डेली चाहिए, बहुत चाहिए, ज्यादा चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसेंशियल एजेंट है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर करता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी किसका काम होता है? आपके पानी का। आपकी बॉडी से वेस्ट को निकालने में भी किसका काम होता है? आपकी पानी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा मैक्रो। मैक्रो में हमने पढ़े 4, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर। फिर हम देख रहे हैं माइक्रो। माइक्रो जो कि बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है ना, जिसमें आता है आपका मिनरल और विटामिन। मिनरल क्या होता है? मिनरल फाउंड इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन द बॉडी, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल। 2 तरह के मिनरल होते हैं, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। और नाम से पता लग रहा है मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। तो मैक्रो मिनरल प्रेजेंट इन द बॉडी इंक्लूड, देखो कौन कौन से मैक्रो मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या होगा? जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन जो है कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस सुना है ना नाम, महिलाओं में देखने को मिलता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी कंप्लीट हो जाती है तो उनकी बोन जो है फ्रेजाइल नेचर की हो जाती है, हार्ड तो रहती है पर इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। तो वो क्यों होती है? कैल्शियम की कमी होने की वजह से। फिर अगर आयरन की कमी हो गई तो आयरन की कमी होने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है ना, पता है ना। आयरन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। सब पढ़ा हुआ है आपने। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी है कि मैक्रो मिनरल प्रेजेंट इन द बॉडी इंक्लूड कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है आयरन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हो गया आपके सारे मैक्रो मिनरल। अब बात करते हैं माइक्रो मिनरल की। पहले इस मैक्रो को रफ कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा ऐसा ना लगे कि सब मिक्स हो गया। अब माइक्रो मिनरल को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो मिनरल की बात करते हैं, जैसे कि आपका कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, फ्लोराइड, दे आर मोस्टली कोफैक्टर। ये जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं। जैसे आपका कॉपर कोफैक्टर है, जिंक कोफैक्टर है, कोबाल्ट कोफैक्टर है, क्रोमियम कोफैक्टर है, फ्लोराइड कोफैक्टर है। तो दे आर मोस्टली कोफैक्टर एंड आर नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंजाइम को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है? माइक्रो मिनरल जरूरी होता है। आई रिपीट, एंजाइम को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए माइक्रो मिनरल जरूरी होता है। माइक्रो मिनरल कई तरह के होते हैं, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, फ्लोराइड, और ये सारे कोफैक्टर होते हैं। 4% जो बॉडी मास है ना वो मिनरल का ही बना होता है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बैलेंस डाइट के बारे में बता रखा है, तो आपको पता ही है बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में हो, वही बैलेंस डाइट होती है। इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, मॉर्बिडिटी रेट आपकी कम हो जाएगी, आपका बॉडी वेट जो है सही रहेगा, आपकी हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी, ठीक है, हेल्दी बॉडी रहेगी, हेल्दी माइंड रहेगा। मस्ट कंटेंट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। वही वाली बात हो गई कि बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, वो सब एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और ये सब सही होगा तो आपका बॉडी वेट सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगी, हेल्थी बॉडी रहेगी, माइंड हेल्थी रहेगा, वो वाली बात है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा है इम्प्रॉपर डाइट में रिजल्ट इन। अगर आप खाना सही से नहीं खा रहे, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो इम्प्रॉपर डाइट लेने से एक तो आपकी ग्रोथ सही से नहीं होगी, फेलियर टू फ्लोरिश मतलब जो आपकी ग्रोथ है जो हेल्दी वे से होने वाली थी, अब वो ग्रोथ वैसे नहीं होगी, हेल्दी वे से ग्रोथ नहीं होगी। पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अगर आपका खाना सही नहीं है तो पुअर ग्रोथ ही होगी। पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ पुअर हो जाएगी। ससेप्टेबल टू इन्फेक्शियस डिजीज, आपको कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगी और आपकी मौत भी हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप सही से खाना नहीं खाओगे, बैलेंस डाइट नहीं लोगे, सही से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल नहीं लोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी आएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, एट द एंड आपकी डेथ भी हो सकती है, आपके अंदर जल्दी बीमारी हो सकती है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पुअर हो सकती है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पुअर हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो कब, जब प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे। अब एक मेरी वाली कंडीशन आ गई, देखो ओवर डाइट, ये पता नहीं कैसे मैं मोटा हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आता, है ना। ओवर डाइट से क्या होता है, वेट गेन होता है ऑब्वियसली। ओवर डाइट से क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, मतलब इंसुलिन तो बन रहा है पर इंसुलिन जाके रिसेप्टर से नहीं जुड़ रहा, और जब इंसुलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा तो डायबिटीज होगा ही सही, तो इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। तो जब आप ओवर डाइट करते हैं तो वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज होती है, ओबेसिटी होती है, हार्ट की डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेनी अदर डाइट रिलेटेड डिजीज हो सकती है, कई अलग अलग तरह की। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। तो देखो बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, डाइटरी फाइबर, मिनरल, विटामिन, फैट, प्रोटीन, बता दिया पहले। और एक बात और बोल दी कि एक सिंगल फूड के कंपोनेंट में ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, इसके लिए अलग आपको अलग अलग खाना खाना पड़ेगा। आप सोचो कि एक गोली लूं या एक कोई ऐसी मील लूं जिसमें ये सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक मील में सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है अ सिंगल एंटिटी और फूड प्रोडक्ट कैन नॉट फुलफिल ऑल न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द बॉडी। कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी पूरी न्यूट्रिशनल सप्लाई को प्रॉपर नहीं कर पाएगा, हर चीज का अपना अपना काम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ईच प्ले स्पेसिफिक रोल एंड ईच हैज इट्स ऑन रोल, वही वाली बात जो मैंने बोली। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आपको दे रखा है विटामिन एंड मिनरल। तो अब ये वो वाली बातें हो गई कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, तो उनके लिए दो दो तीन तीन लाइन हमने लिखी है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पोटेटोज से मिलता है, मिल्क से मिलता है, कॉर्न से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, राइस से मिलता है, व्हीट से मिलता है, आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही मैंने विटामिन मिनरल के लिए लिखा है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिलता है, ये रिच सोर्स होते हैं मिनरल के, विटामिन के। और मिनरल और विटामिन जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और इसकी डिफिशियंसी होने से कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधी सी बात है, विटामिन मिनरल कहाँ से मिलता है, विटामिन मिनरल मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और फ्रूट से, आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। दे बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और इसकी डिफिशियंसी से प्रॉब्लम होती है। फिर आती है प्रोटीन की बारी। तो प्रोटीन आपको एग, मीट, योगर्ट, सोया प्रोडक्ट्स, सीड्स, नट्स, इन सब से मिलता है, दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है। इनटेक ऑफ प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, प्रोटीन बहुत ही जरूरी है आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, नट से मिलता है, सीड से मिलता है, योगर्ट से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है। और इनटेक ऑफ प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रोटीन आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल एंड द मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफिशियंसी इज नोन एज क्वाशियोकर। ठीक है, इसको मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाता आज तक, मेरे को 9th-10th से हो गया। क्वाशियोकर, क्वाशियोकर, ठीक है।
तो प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, बता दिया कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए लिखा हुआ है दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले आपने देखा ना कि कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वही लिखा है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट में लीड टू कीटोसिस, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होने की वजह से कीटोसिस हो सकता है। फिर फैट्स के बारे में लिखा है, जैसे नट्स हो गया, एग हो गया, चीज हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, आर द रिच सोर्स ऑफ फैट एंड सम पार्ट ऑफ अवर एनर्जी नेसेसिटी इज सेटिस्फाई बाय फैट। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है सबसे पहले कि जो फैट है वो मिलता कहाँ से, नट से, होल पूरे एग से, चीज से, घी से, बटर से, ऑयल से, इनसे आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। और फैट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में फैट जरूरी होता है। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट में लीड टू लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर फैट की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको भूख लगना कम हो जाएगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वेट लॉस होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जब आपका फैट कम होगा। ऑब्वियसली फैट कम करेंगे तो वेट लॉस तो होगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर डाइटरी फाइबर की बात करें, फाइबर आपको ककड़ी वगैरह से अच्छा मिलता है ना। द इनडाइजेस्टिबल पार्ट फाउंड इन द प्लांट इज द फाइबर। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए विच इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट फाउंड इन द प्लांट, तो वो होता है डाइटरी फाइबर। इट हेल्प स्टेबलाइज ब्लड शुगर, प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ककड़ी में फाइबर होता है और ककड़ी खानी चाहिए, ठीक है, खीरा ककड़ी खानी चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर होता है और उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपको। जिनको भी पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको खीरा ककड़ी खानी चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपकी जीआईटी की हेल्थ को भी सही रखेगी, साथ ही साथ शुगर को भी, ब्लड में शुगर को भी स्टेबल रखेगी, मेंटेन रखेगी। फिर वाटर की बात करें, वाटर के बारे में हमने देखा कि वाटर जो है टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वाटर एक एसेंशियल फ्लूइड है हमारी बॉडी का, वाटर जो है बॉडी में से वेस्ट को भी रिमूव करता है, जैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मैंने आपको बताई कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कब होती है, या तो जब आप खाना सही से नहीं खा रहे, या फिर आपके पास खाना है फिर भी आप नहीं खा पा रहे, है ना, या फिर आप खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, इन सभी कंडीशन में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। देखो ये बंदा खड़ा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, या फिर इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, ये दो ही कंडीशन है जिस कंडीशन में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। चलिए, अब डेफिशिएंसी अगर न्यूट्रिशन की होती है, इसका मतलब है कि कई तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपकी बोन जो है ग्रो सही से नहीं हो पाएगी, डिफेक्टिव बोन ग्रोथ हो जाएगी, डेमेंशिया हो सकता है, मेंटल एबिलिटी सही नहीं रहेगी। तो ये सब कब होगा, जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। तो न्यूट्रिशन कब मिलेगा, जब आप फूड लोगे। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, ठीक है, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में फर्क बताया था ना। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिएंट इज अ कंपोनेंट जो फूड में मिलते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल, फैट, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से आपको स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, बोन डिफेक्टिव हो सकती है, डेमेंशिया हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ऑन ए बायोलॉजिकल लेवल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज में भी क्लासिफाई एज प्राइमरी और सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन। देखो दो तरह से प्रॉब्लम आती है, एक तो हम बोलेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है प्राइमरी, दो तरह की दिखा रखी है यहाँ पे, एक तो बोल रही है प्राइमरी डेफिशिएंसी, एक सेकेंड, एक तो हो गया आपका प्राइमरी डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एक हो गई आपकी सेकेंडरी डेफिशिएंसी। ध्यान से सुनना, प्राइमरी डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज दैट रिजल्ट इन डायरेक्टली फ्रॉम डायटरी लैक ऑफ स्पेसिफिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट। मतलब कि जब बंदा सही से कुछ खा पी नहीं पा रहा, उसके पास फूड नहीं है, उसके पास प्रॉपर फूड नहीं है, जब इसके पास प्रॉपर फूड नहीं है तो क्या इसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की कंडीशन को बोलेंगे प्राइमरी डेफिशिएंसी डिजीज। और जब न्यूट्रिशन तो प्रॉपर है पर बंदा खा भी रहा है पर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी डेफिशिएंसी। तो प्राइमरी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, और सेकेंडरी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, जब न्यूट्रिशन तो प्रॉपर मिल पा रहा है पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में टिक ही नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है सिम्टम्स, अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बोन में पेन होगा, ब्रीथिंग इश्यू हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आपकी आंखें ड्राई हो जाएगी, आपको एंजाइटी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होगा, नोजिया, फील लाइक वॉमिट होगा, डिजीनेस, चक्कर आने लग जाएंगे,
वेट गेन हो जाएगा, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी और रात की दृष्टि खराब हो जाएगी। ठीक है, पुअर नाइट विजन। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्रीथिंग इश्यू होता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आंखें सूख जाती है, एंजाइटी होता है, नोजिया होता है, चक्कर आते हैं, वेट गेन होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, रात को सही से नहीं दिख पाता और बोन्स में पेन होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। बता दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, इसकी थ्योरी लिखी हुई है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी, अब आयरन डेफिशिएंसी मैंने आपको बोला था कि अगर आयरन की कमी हो गई तो आयरन क्या होता है, आयरन इज अ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारी आरबीसी के अंदर हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है ना, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जरूरी होता है। एक आरबीसी का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ये आपको पता है। आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। तो हमें ये मोटा मोटा पता लग रहा है कि आरबीसी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, हमें ये पता लग रहा है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, यहां तक तो हमें पता है। अब हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ये भी हमें पता लग गया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन मतलब कि बहुत जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए आयरन। क्या चाहिए, आयरन। और अगर हमारी डाइट में आयरन नहीं होगा, अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आयरन नहीं होगा, तो क्या आयरन हमारी बॉडी में होगा, नहीं होगा। अगर आयरन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या हीमोग्लोबिन बनेगा, नहीं बनेगा। तो आयरन से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, और आरबीसी का नंबर भी कम होता जाएगा। और इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं, इसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो सीधी सी बात है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आयरन होना जरूरी है, क्योंकि जब उसमें आयरन होगा तो आयरन होने की वजह से हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। और अगर आयरन नहीं होगा तो देखते जाओ, ना होगा हमारे डाइट में आयरन, ना बनेगा हीमोग्लोबिन, ना होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ना होगा ऑक्सीजन की सप्लाई, और ना होगा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, जिसको कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया की कंडीशन में जो आरबीसी होता है वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पेन पूरा नहीं कर पाता, वो 120 डेज से पहले ही मर जाता है। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन क्या होता है, 120 डेज होता है, तो 120 डेज से पहले ही मर जाता है। क्लियर, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है एनीमिया के सिम्टम्स। तो एनीमिया के कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, इंसोम्निया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, फैटिक हो गया, डिजीनेस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, आपकी स्किन जो है पेल स्किन हो जाती है। ये नॉर्मल ब्लड आपको दिखा रखा है, ये एनीमिया वाला ब्लड आपको दिखा रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीसी का नंबर में कितने फर्क आ रहा है, इधर कितनी ज्यादा है, इधर कितनी सी है, बहुत कम है। अब एक बात और आपको मैं बता दूं, इंपोर्टेंटली ईटिंग विटामिन सी विल हेल्प एब्जॉर्ब आयरन फास्टर बेटर। देखो, जैसे मान लीजिए, वापस चलते हैं, विटामिन सी की बात करता हूँ। विटामिन सी वरदान है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। कैसे वरदान है वो देखते हैं। विटामिन सी जो होता है ना, वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। किसकी एब्जॉर्प्शन, आयरन की एब्जॉर्प्शन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी बॉडी में आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो अगर आपको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़वाना है तो आपको साथ में क्या लेना है, विटामिन सी लेना है। जब आप विटामिन सी लेंगे तो विटामिन सी लेने से क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी। पता ही है, कैल्शियम जरूरी होता है, दूध से मिलता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से बोन वीक हो जाती है, जैसे ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना। कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है पता है, हमारी बॉडी उस टाइम हमारी हड्डियों में से, ये जो हमारी हड्डी है ना, इसको ऐसा टूटा फूटा इसलिए बना रखा है क्योंकि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, आई रिपीट, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी इन हड्डियों में से कैल्शियम लेती है।
कैन यू इमेजिन? तो ये बेचारी हड्डी परेशान हो जाती है, इसी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो एक बात ध्यान रखना, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, आई रिपीट, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, देखो ध्यान से देखना, हाइपोकैलेमिया सी आ रहा है और यहीं अगर हाइपो के आ जाए के, तो पोटेशियम की कमी, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, तो स्पेलिंग सही से लिखना, हाइपोकैलेमिया मतलब कि कैल्शियम की कमी हो जाना। और कैल्शियम की कमी हो जाना तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, मतलब कि आपकी जो बोन है वो कमजोर हो जाती है। बोन कमजोर क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है बोन में। चलिए ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको साइन एंड सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो अगर आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, दांतों में सड़न, दिल की बीमारी, स्किन में इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, नाखून कमजोर और ऑस्टियोपोरोसिस। ये सब कब है? जब कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, टूथ डिके हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वीक नेल्स हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है साइन एंड सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी माइनर वाली। तो माइनर में क्या क्या होता है? ठीक है, फिंगर नमनेस होता है, मसल क्रैम्प होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है फिंगर में, ठीक है, ब्रिटन नेल्स होते हैं, एबनॉर्मल हार्ट रेट वगैरह हो जाती है, पुअर एपेटाइट, भूख वगैरह कम लगती है, ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण है। तो इसलिए कैल्शियम रिच फूड लें, प्रॉपर आप दूध वगैरह पिएं, दूध में बहुत कैल्शियम होता है, अच्छे से दूध पिएं, ठीक है। और भी कई सारे डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम भर भर के होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हेयर लॉस होता है। मेरी तरफ मत देखो, मेरा बिल्कुल बहुत कम बाल बचे हुए हैं ये सिर में, ये पता नहीं कब झड़ जाएंगे, मुझे भी नहीं पता, शायद तुम्हारी 8 सेम होते होते, ठीक है। हेयर फॉल बहुत गंदी चीज़ हो रही है, मेरे को हो रही है। मसल वीकनेस, ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। हेयर लॉस होता है, मसल वीकनेस होती है, साथ ही साथ हीलिंग प्रोसेस जो होती है ना, जैसे मेरे को कट लग गया, अब कट लगने के बाद मैं सोचता हूँ यार हील हो जा, हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस जिसकी स्लो होती है, मतलब उसको क्या है, हो सकता है उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। ओडेमा, सूजन वगैरह आ जाती है, तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है क्वाशी, फिर वही बात आ गई, क्वाशियोरकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है सिम्टम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये तो मैंने आपको बता दिया, और भी देख लो। फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है, और नेल, स्किन, हेयर, इन सब में प्रॉब्लम आती है। मोर चांसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर, स्वेलिंग, रिटार्डेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। देखो फेस पे स्वेलिंग आना, ओडेमा कहा था मैंने, तो ये स्वेलिंग तो आपको क्लियर हो गया। और ग्रोथ जो होती है चिल्ड्रन में वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। बोन में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेल, हेयर और स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती है और फैटी लिवर हो जाता है। ये सारे आपके सिम्टम्स है प्रोटीन के डेफिशिएंसी के। आगे चलते हैं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको हेडेक होगा, मसल वेस्टिंग होगी, वेट लॉस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, लेथार्जी होगा, प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है फैट डेफिशिएंसी। जब फैट की कमी होती है तो क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ड्राई स्किन वगैरह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम वगैरह, नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है विटामिन की डेफिशिएंसी। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, विटामिन बी, सी, ए, डी, ई, के, तो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आपके सामने आ चुके हैं, जैसे विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जिसको बोलते हैं नियासिन, विटामिन B4 जिसको बोलते हैं एडेनिन, विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो ये तरह तरह के विटामिन है और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप जीपेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा आता है एडेनिन के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बता दो, या फिर राइबोफ्लेविन किसका नाम होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, एडेनिन, पेंटोथेनिक एसिड वगैरह वगैरह। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एडेनिन और पेंटोथेनिक एसिड। अब यहाँ पर आपको सोर्सेज दे रखे हैं कि जैसे विटामिन B1 है तो विटामिन B1 मिलता किससे है, तो आपको यहाँ पे सोर्स वगैरह दे रखे हैं। जैसे विटामिन B1 आपको मिलेगा पल्सेस से, ग्रेन से, ठीक है, दाल वगैरह से मिलेगा, नट से मिलेगा, दाल से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग, वेजिटेबल, फ्रूट्स। उसके बाद विटामिन B2 की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मिल्क, एग, नट, ग्रेन, मीट, फिश।
विटामिन B3 की बात करें वही मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है, फिश से, लेग्यूम से, टोमेटो से। विटामिन B4 की बात करें वही होल ग्रेन से, हनी से, ठीक है, स्पाइरुलिना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है ये। एलोवेरा से, बेरीज से। विटामिन B5 की बात करें पैंटोथेनिक एसिड, ये आपको मिलता है ड्राइड एग योक से, किडनी बीन्स से, ईस्ट से, लीवर से, मशरूम से और सनफ्लावर सीड से। तो ये सब आपको सिर्फ याद रखने हैं, दो तीन याद रखो, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको याद रखना ही है, ये वाला जो पार्टीशन है कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 नाम याद रहते हैं तो ठीक है, वैसे तो याद करने अच्छी बात है। थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, नाइट्रोजन, पैंटोथेनिक एसिड अब याद हो गए होंगे। बस अब ये मिलते कहाँ से, तो जो जो कॉमन है वो उठा लो। जैसे मान लो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है पल्सेस, है ना, और इधर आपको दिख रहा है कि फिश से मिल रहा है, एग से मिल रहा है, तो इधर भी आप देखो एग है ना, फिश है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो विटामिन B1 में भी एग और फिश लिख दो, विटामिन B2 में भी एग और फिश लिख दो, क्योंकि ये है तो सही, कॉमन कॉमन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जब इनकी कमी हो जाती है, चलो ये तो पता लग गया विटामिन कौन से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या क्या होता है, डेफिशिएंसी होने पे जैसे बेरी बेरी हो गया, और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होने से आपकी जो टंग है वो स्वेलो हो जाती है, आपके लिप्स जो हैं क्रैक हो जाते हैं, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपकी टंग जो है पेनफुल हो जाती है मूवमेंट उसका, आपका थ्रोट जो है सोर हो जाता है। तो ये सब किसकी डेफिशिएंसी हो रहा है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से हो रहा है। फिर विटामिन B3 की बात करूं तो वोमिटिंग, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, थकान वगैरह आना। फिर विटामिन B4 की कमी से क्या होता है, एंजाइटी हो सकती है, शीजोफ्रेनिया हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, अल्जाइमर हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है। फिर विटामिन B5 की कमी से क्या हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, फैटिक हो सकता है, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन इन लोअर लेग एंड फीट, पेन इन जॉइंट एंड मसल। तो अथा सिम्टम्स है, पर हमें दो दो तीन तीन याद रखना है, मेरा कहने का मतलब सीधा सही है, ठीक है। चलो फिर ऐसे ही आपको सारे तरह के विटामिन दे रखे हैं, B6, B7, ये बायोटिन, ये भी आपको काम आएगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। साइनोकोबालामिन, ये भी काम आता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अपन ने बढ़ाया था, विटामिन C, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, विटामिन C किससे मिलता है, नींबू से मिलता है, तो पता ही है सबको, है ना। देख लेना इनको, ये तो रीड आउट करने के हैं। डिफरेंट विटामिन है, ADEK, ये फैट सोल्यूबल विटामिन आ गए आपके ADEK वाले। इसके बाद आपके वाटर सोल्यूबल में B और C आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की। देखो सीधी सी बात है, मेल न्यूट्रिशन क्यों होता है, सर हम खाना खा रहे हैं पर वो सही से लग नहीं पा रहा, या तो ये एक कारण है, या दूसरा कारण है पॉवर्टी, गरीबी, या तीसरा कारण है लेक ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखो ध्यान से सुनते जाना, गरीबी है तो क्या गरीब हूं मैं, तो क्या किसी भी चीज को अफोर्ड कर पाऊंगा, क्या मैं खा पाऊंगा सही से, नहीं खा पाऊंगा। क्या मैं सही से रह पाऊंगा, पी पाऊंगा, नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, गरीब हूं मैं। दूसरा, लेक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अगर मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है पर मुझे पता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, कैसे लेना होता है, क्या प्रॉपर डाइट होती है, क्या बैलेंस डाइट होती है, अगर मुझे पता ही नहीं है तो क्या मैं कर पाऊंगा सही से फॉलो, नहीं कर पाऊंगा, है ना। फिर आ गया अपना मेल न्यूट्रिशन के कारण यही है, भूखमरी हो गया, स्टारवेशन हो गया। स्टारवेशन क्यों होता है, भूखमरी क्यों होती है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आप गरीब हो, पॉवर्टी लाइन वाली, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे लिखा है देखो मैंने, मेल न्यूट्रिशन रेफर्स टू ए कंडीशन दैट अराइजेस फ्रॉम ए अनबैलेंस डाइट। आपकी डाइट जो है अनबैलेंस है, जिसकी वजह से आपको मेल न्यूट्रिशन होता है। बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, आपकी बॉडी में सही से न्यूट्रिएंट नहीं आते हैं, उसी को आप बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है, जब आप अनबैलेंस डाइट लेते हैं तब आपकी मेल न्यूट्रिशन होता है। मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रह पाता है। और आप सारी चीजें बता सकते हो कि न्यूट्रिशन होना कितना जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है हमने पढ़ा, प्रोटीन की कमी से क्या होता है हमने पढ़ा, फैट की कमी से क्या होता है हमने पढ़ा, विटामिन की कमी से क्या होता है, डिफरेंट विटामिन की कमी से क्या होता है हमने पढ़ा, मिनरल की कमी से क्या होता है हमने पढ़ा, ठीक है। वो सारी चीजें लिख सकते हो। और फिर अब इसके प्रिवेंशन आ गए, तो आप बता सकते हो कि ये खाओ, वो खाओ, विटामिन C खाओ, विटामिन B1 खाओ, कहां से मिलेगा, इनसे मिलेगा, सीधी सी बात। टॉपिक तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ये। मुझे ये फोटो देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है, हटा देता हूँ। फिर मेल न्यूट्रिशन को आपको अलग अलग फॉर्म में बता रखा है। एक तो अंडर न्यूट्रिशन, मतलब वही कि इनएडिक्वेट, मतलब पर्याप्त मात्रा में ना कैलोरी मिल रही है, ना प्रोटीन मिल रहा है, ना विटामिन मिल रहा है, ना मिनरल मिल रहा है, कुछ भी पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल पा रहा, सब कुछ इनएडिक्वेट है, सब कुछ अपर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में कुछ भी नहीं मिल पा रहा। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी।
लेक ऑफ इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल, जैसे आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन ए नहीं मिल रहा, तो वही वाली बात है। एक तो हो गया अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। एक हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे आयरन की कमी है, मिनरल की कमी है, विटामिन ए की कमी है। फिर ओवर न्यूट्रिशन का मतलब तो आपको पता ही है, नाम से पता लग रहा है बहुत ज़्यादा है, ओवर न्यूट्रिशन है ना। तो उस कंडीशन में तो आपको डिजीजेज होगी, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, वगैरह वगैरह। फिर आपको अब सिम्टम्स दे रखे हैं मेल न्यूट्रिशन के, जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, जब आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो वेट लॉस होगा, फैटिग एक वीकनेस होगा, मतलब कि आपको थकान आएगी, आपको कमजोरी आएगी, आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा, आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा किसी में भी, लेथार्जी होगी, वुंड हीलिंग में डिले होगा, आपका जो घाव है वो सही से जल्दी से नहीं भर पाएगा, आपके इम्यून फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाएंगे, और आपकी मसल मास जो है खत्म हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो उस कंडीशन में मुझे कुछ भी सही से नहीं होने वाला। क्या मेरा मसल मास सही रहेगा? नहीं। क्या मेरी इम्यूनिटी सही रहेगी? नहीं। क्या मैं सही से देख पाऊंगा? नहीं। क्या मैं सही से चल पाऊंगा? नहीं। क्या मेरे जोड़ों में दर्द रहेगा? बिल्कुल हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं वो ले ही नहीं पा रहा। तो वही सब लिखा है कि जब आपको मेल न्यूट्रिशन है, जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो उस कंडीशन में लेथार्जी होगा, एपैथी होगा, मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपके घाव जल्दी नहीं भराएंगे, आपका इम्यून फंक्शन सही से काम नहीं करेगा, आपका मसल मास रिड्यूस हो जाएगा, थकान आएगी, कमजोरी आएगी, वेट लॉस होगा, आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा। आगे चलते हैं, फिर आपका क्वाशिकोर, ठीक है, क्वाशिकोर आ गया, ये भी एक तरह का मेल न्यूट्रिशन ही है। यहाँ पे लिखा है अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन दैट अकर व्हेन देयर इज एडिक्वेट व्हेन देयर इज नो एडिक्वेट प्रोटीन इन द डाइट। जब हमारी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं रहता है, आई रिपीट, जब हमारे खाने में, जब हमारी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्वाशिक्योर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, इट इज अ टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ये एक मेल न्यूट्रिशन का टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन दैट इज मोस्ट कॉमन इन एरिया जहां पर पानी की कमी है। सीधी सी बात है, लो रेनफॉल है, पानी की कमी है, या फिर जहां पर फूड की कमी है, फैमिन मतलब फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये जो क्वाशिक्योर है, ये कहाँ पर होगा? जहां पर पानी की कमी होगी, जहां पर खाने की कमी होगी, जहां पर स्टारवेशन होगा, जहां पर भूखमरी होगी, जहां पर गरीबी होगी, ये क्वाशिक्योर वहां होगा। और क्वाशिक्योर होता क्या है? क्वाशिक्योर एक तरह का मेल न्यूट्रिशन ही है, न्यूट्रिशन की कमी ही है, मतलब कि प्रोटीन की कमी है। अगर मैं स्पेसिफिक देखूं तो किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है, ठीक है। क्वाशिक्योर कॉज द बॉडी टू रिटेन फ्लूइड इन द लोअर लेग। अब क्वाशिक्योर में क्या हो जाएगा? ये लोअर लेग में जो है बॉडी फ्लूइड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आर्म्स में, हैंड्स में, फेस में, यहाँ जाके जो है बॉडी फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलन अपीयरेंस, सूज जाता है, इस तरह से अलग अलग सूजन टाइप दिखता है, सूजा हुआ दिखता है। फिर आपको इसके सिम्टम्स बता रखे हैं, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपके सामने लिखे हैं। फैटी लिवर हो गया, एनीमिया हो गया, ग्रोथ फेलियर हो गया, हेयर चेंजेस हो गया, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो गया, डर्मेटोसिस हो गया, एडिमा हो गया, तरह तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ तक क्लियर है। और जिसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसको 6 महीने में ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं, साल भर तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती बच्चों को, उन बच्चों में भी ये सब आपको देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। देखो सीधी सी बात है, डाइट दो, अच्छी डाइट दो, और डाइट ऐसी दो जिसमें, ध्यान से सुनना, टू प्रिवेंट क्वाशिक्योर, इस क्वाशिक्योर की बात कर रहा हूं, इसकी, है ना, इसको सही करना है, तो इसको सही करना है मतलब प्रोटीन की डाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। टू प्रिवेंट क्वाशिक्योर द डाइट शुड हैव इनफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इनफ होना चाहिए, फैट इनफ होना चाहिए। कितना? आपका जो भी खाना है उसका एटलीस्ट 10% हो, 10% ऑफ कैलोरीज, जो भी टोटल कैलोरीज है उसका लगभग लगभग 10% होना चाहिए। आई रिपीट, टू प्रिवेंट क्वाशिक्योर द डाइट शुड हैव इनफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल कैलोरीज, एंड प्रोटीन भी होना चाहिए लगभग 12% ऑफ टोटल कैलोरीज। तो प्रोटीन कितना होना चाहिए? 12% ऑफ टोटल कैलोरीज। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, फेट है, वो कितना होना चाहिए? 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मीट से, फिश से, डेयरी प्रोडक्ट से, एग से, सोया से, बीन से, पता ही है सारी बातें। तो नेक्स्ट दे रखा है हाउ टू प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन। अब चाहे क्वाशिक्योर हो या मेरिस्मस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, उसको सही कैसे करें, मेल न्यूट्रिशन को सही कैसे करें।
ईट अ बैलेंस डाइट। सीधी सी बात है भाई, खाना अच्छे से खाओ, सबसे बड़ी बात तो यही है। ईट अ बैलेंस डाइट, पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग सही से करो, बचपन में 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो, लिखा है देखो अप टू 2 ईयर। न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज होगी सामने वाले को तो न्यूट्रिशन की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि आप सही से डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, पानी पीते रहो, ब्रेस्ट फीडिंग बचपन में जब आप पैदा हुए हो 2 साल तक माँ आपको कराए कम से कम, न्यूट्रिशन एजुकेशन आपको होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आपके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करवाने हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना तो खा रहे हैं पर क्या पता आपके अंदर कम न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करवाना है। फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इम्प्रूव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। देखो फूड जो है सारा अच्छा लेना है आपको, है ना। उसके बाद है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, तरह तरह के स्कूल में जो स्कूल मील प्रोग्राम है, फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है इनमें इनिशिएटिव लो, पार्टिसिपेशन लो, इनके बारे में जानो। वही वाली बातें हैं कि नॉलेज होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, वही लिखा है देखो, हेल्थ एजुकेशन आ गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, इस सब से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मेल न्यूट्रिशन को। तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है आज के इस लेक्चर में। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है आपका सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, साथ ही साथ एप्पल यूजर भी डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन को। कैसे डाउनलोड करेंगे एप्पल यूजर? एप्पल यूजर जाएंगे ऐप स्टोर पे, वहां पे उन्हें डाउनलोड करना है माई कोचिंग ऐप। फिर डिस्क्रिप्शन में एक ORG कोड है, वो कॉपी कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मांग लेना है, ORG कोड मिल जाएगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।